अस्सलाम वालेकुम। यूलर्न की तरफ से प्री एफएससी फिज़िक्स के लाइव सेशन में आप सबको खुशामदीद। मैं हूं फैसल मुनीब और मैं हूं आपका फ़िज़िक्स टीचर। चलिए हम अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। आज हमारा लेक्चर है पहला टॉपिक, स्कोप ऑफ फिज़िक्स। इस टॉपिक के अंदर हमारे पास 3 बेसिक टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, बल्कि हर टॉपिक में हमने चूँकि एसएलओ बेस्ड लर्निंग करनी है तो हर टॉपिक से रिलेटेड हमारे पास अंडरस्टैंडिंग, नॉलेज और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करना और उनको तैयार करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस पर कि इस टॉपिक में से हमारे पास नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन कौन कौन से बनते हैं। तो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो डिफाइन फिजिक्स, इन विच एरिया ऑफ लाइफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड, डिफाइन फंडामेंटल साइंस, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन टेक्नोलॉजी। ये हमारे पास चंद नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन हैं जो कि आपसे पूछे जा सकते हैं इस टॉपिक से रिलेटेड पेपर के अंदर। अगर हम बात करें अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन की, तो हाउ कैन यू रिलेट फिजिक्स टू अदर साइंसेस, अदर साइंसेस के साथ फिजिक्स का क्या ताल्लुक है, आपको इसके बारे में क्या अंडरस्टैंडिंग है, ये पूछी जा सकती है। कैन यू रियलाइज हाउ एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व फिजिक्स, क्या हम इस चीज़ को देख सकते हैं, रियलाइज़ कर सकते हैं कि किस तरह हमारा सब कुछ फिज़िक्स के ऊपर डिपेंड करता है। हमारा खाना, कुकिंग, ड्राइविंग, हमारा बोलना, मेरा आपको ये लेक्चर देना भी फिज़िक्स के रूल्स के ऊपर ही डिपेंड करता है। अगर हम एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन की बात करें तो हाउ फिज़िक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ, हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स किस तरह से हेल्प करती है हमें, हमारी चीज़ों को किस तरह से वो आसान करती है, हमारी लाइफ को किस तरह से फ़िज़िक्स आसान कर देती है। इस चीज़ का कंसेप्ट और इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग आपको अच्छी तरह से होनी चाहिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी नोटबुक्स अपने पास रखें और ये तमाम क्वेश्चन लिख लिया करें, ताकि आपको जब लेक्चर में तमाम के तमाम पॉइंट्स मैं क्लियर करवा रहा हूं तो आपको तमाम चीज़ें समझ आ रही हों। तो चलिए सबसे पहले हम क्लियर करते हैं कि फ़िज़िक्स होती क्या है। हम सबको पता है हमारे पास एनर्जी एक ऐसी एंटिटी है जो कि असेंशियल है कोई भी काम करने के लिए। अगर हमने कुछ भी करना है, हमें एनर्जी होगी तो हम कर पाएंगे, अदरवाइज़ हम नहीं कर सकते। अब एनर्जी से रिलेटेड हमारे पास 2 चीज़ें होती हैं। नंबर 1, एनर्जी ट्रांसफॉर्म होती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या होता है, वो एक शक्ल से दूसरी शक्ल में अपनी शक्ल चेंज करती है, अपनी वैल्यू चेंज करती है। और एक हमारे पास एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है। ट्रांसफ़र का क्या मतलब है कि एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाती है। अब एनर्जी के बारे में आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट क्लियर करना है। फ़िलहाल के लिए इतनी सी बात है कि एनर्जी हमारे पास कुछ भी करने के लिए, कुछ भी हम करना चाहते हैं या कुछ भी हम किसी भी चीज़ से करवाना चाहते हैं, हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। एनर्जी के बगैर ना कुछ किया जा सकता है, ना कुछ हो सकता है। अब एनर्जी चूँकि इम्पोर्टेंट है, हमारी पूरी की पूरी यूनिवर्स, हमारी पूरी दुनिया, हमारा हर काम एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। तो एनर्जी की इस इम्पोर्टेंस की वजह से अब हम एनर्जी के ऊपर थोड़ी सी बात कर रहे हैं कि एनर्जी से रिलेटेड क्या चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन, कि वो एक टाइप से दूसरी टाइप में कैसे कन्वर्ट होती है, और एनर्जी का ट्रांसफ़र। अब अगर मैं ट्रांसफ़र पर थोड़ी मज़ीद बात करूं तो ट्रांसफ़र हमारे पास फर्दर 2 तरह से देखने को मिलता है। नंबर 1, हमारे पास मैकेनिकल मेथड से एनर्जी का ट्रांसफ़र हो सकता है। मैकेनिकल मेथड मतलब जिसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होंगी, थिंग्स इन्वॉल्व होंगी। नंबर 2, जिसके अंदर हमारे पास इन्वॉल्व होंगे मैसेस यानी कि मैटर, और उनकी मोशन इन्वॉल्व होगी। मैकेनिकल मेथड के अलावा हम एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं वेव्स के थ्रू। अब ये चीज़ें हमने अपनी फ़िज़िक्स के कोर्स के अंडर पढ़नी है। बेसिकली फ़िज़िक्स का पढ़ना यही कुछ पढ़ना है कि एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कैसे ट्रांसफॉर्म हो रही है, मैकेनिकली ट्रांसफॉर्म हो रही है, मोशन इन्वॉल्व है नहीं इन्वॉल्व, कितनी इन्वॉल्व है कितनी नहीं इन्वॉल्व,
और ट्रांसफ़र हो रही है तो कैसे ट्रांसफ़र हो रही है। फ़िलहाल मैं ट्रांसफ़र पे बात कर रहा हूँ। ट्रांसफ़र दो मेथड से होती है, मैकेनिकल मेथड से जिसके अंदर चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और उनकी मोशन इन्वॉल्व होती हैं, और दूसरा मेथड है हमारे पास वेव्स। वेव्स में भी सम टाइम चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, सम टाइम चीज़ों की जगह पर फील्ड इन्वॉल्व होती है। अब आपको ओवरव्यू समझ आ रहा होगा कि अगर मुझे फिज़िक्स पढ़नी है और फिज़िक्स के अंदर बेसिकली मुझे एनर्जी को डील करना है, एनर्जी को पढ़ना है कि एनर्जी क्या है, एनर्जी कहाँ से आई, एनर्जी किस तरह से आई, एनर्जी को हमने एक शक्ल से दूसरी शक्ल में किस तरह से कन्वर्ट किया, तो फिर डेफिनेटली मुझे इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए कि एनर्जी कैसे शक्लें तब्दील करती है, एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है तो मैकेनिकली कैसे ट्रांसफ़र होती है। मैकेनिकली के अंदर अगर मैं इसको एक लफ्ज़ के अंदर लिखूं तो मैटर इन्वॉल्व है। तो फिज़िक्स क्या बनी हमारे पास? फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट बन गया जिसने एनर्जी को डील करना है, जिसने एनर्जी को स्टडी करना है, जिसने हमें बताना है कि कब कौन सी एनर्जी, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है। और मैंने आपको अभी बताया कि दुनिया का कोई काम ऐसा नहीं, यूनिवर्स का कोई काम ऐसा नहीं जिसके अंदर एनर्जी इन्वॉल्व ना हो। अब चूँकि पूरी कायनात में एनर्जी इन्वॉल्व है, तो इसका मतलब मैं यहाँ पर कह सकता हूँ कि मेरी सारी की सारी यूनिवर्स और उसके काम करने का तरीक़ाकार वो मैं फ़िज़िक्स के अंदर डील कर सकता हूँ। मेरी सारी की सारी दुनिया यानी कि जिसमें हम रहते हैं, ये सारी की सारी मैं फ़िज़िक्स के अंदर डील कर सकता हूँ। तो दोबारा से तमाम बातों को ओवरव्यू लेके हम चलते हैं। एनर्जी क्या है? एनर्जी हमारे पास एक ऐसी एंटिटी है जो कुछ भी करने के लिए रिक्वायर्ड होती है, एनीथिंग। इसका मतलब ये हुआ कि कायनात में जो कुछ हो रहा है वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। हमारी दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एनर्जी की वजह से हो रहा है। बिल्कुल सही बात। अब फिज़िक्स क्या सब्जेक्ट है? फिज़िक्स ऐसा सब्जेक्ट है जो एनर्जी को पढ़ता है। अब एनर्जी को पढ़ता है, इट मीन्स वो फिर यूनिवर्स को भी पढ़ता है, सारी की सारी यूनिवर्स के काम करने के तरीके को पढ़ता है, और हमारी दुनिया के काम करने के तरीके को भी पढ़ता है। तो हमारे पास फिज़िक्स की डेफिनेशन क्या हुई? फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस दैट इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ फिज़िकल वर्ल्ड, जिसमें हम वो दुनिया जिसमें हम इंटरेक्शन करते हैं, फिज़िकल वर्ल्ड, हमारी ख़याली दुनिया नहीं, हमारी फ़िज़िकल वर्ल्ड की स्टडी और फिज़िकल यूनिवर्स, जबकि पूरी की पूरी कायनात की स्टडी हम फिज़िक्स के सब्जेक्ट के अंदर करते हैं। इसके अलावा एक और ओवरव्यू भी इसी डिस्कशन से हमें मिल रहा है, क्योंकि हम एनर्जी को स्टडी कर रहे हैं। एनर्जी या तो ट्रांसफॉर्म होगी या फिर ट्रांसफ़र होगी। ट्रांसफॉर्म होगी तो क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है? हम कह सकते हैं जी हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी थी, वो कन्वर्ट होगी काइनेटिक एनर्जी में। अब ये काम करने के लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैटर इन्वॉल्व हो सकता है, कोई ना कोई फील्ड इन्वॉल्व हो सकती है इस काम के करने के लिए। तो क्या इन्वॉल्व होगा, क्या इन्वॉल्व नहीं होगा, कैसे एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में कन्वर्ट होगी, ये हमने डिस्कस करना है। तो हमें एनर्जी के साथ साथ मैटर को भी स्टडी करना पड़ता है, क्योंकि मैटर की मोशन ही ये डिसाइड करेगी कि एनर्जी कितनी आ रही है या कितनी जा रही है। इसके बाद अगर हम ट्रांसफ़र की बात करें तो ट्रांसफ़र में मैकेनिकल हो या वेव हो, इन दोनों में भी मैटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि फ़िज़िक्स एक ऐसी साइंस है, फ़िज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम एनर्जी को भी डिस्कस करते हैं, और एनर्जी को डिस्कस करने के लिए मैटर को भी पढ़ना पड़ता है। और चूँकि ये आपस में इंटर रिलेटेड हैं, तो इनका रिलेशन क्या है, कब मैटर क्या करेगा तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, इसको जहन में रखें। कब मैटर क्या करेगा, कौन सी मोशन करेगा, किस तरह की मोशन करेगा, तो एनर्जी में क्या चेंज आएगा, किस तरह का चेंज आएगा, वो ट्रांसफ़र होगी या वो ट्रांसफॉर्म होगी, क्या कुछ होगा इसके साथ, ये हम एक फ़िज़िक्स के सब्जेक्ट के अंदर डील करते हैं। तो हमारे पास दूसरी डेफिनेशन, द स्टडी ऑफ एनर्जी, मैटर एंड हाउ दे आर रिलेटेड इज़ कॉल्ड फिज़िक्स। ये भी बिल्कुल आसान डेफिनेशन है। ओवरव्यू दोबारा से समझ लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फ़िज़िक्स का मतलब समझ आ गया तो फ़िज़िक्स बहुत आसान हो जाएगी। कि हमने एनर्जी को बेसिकली पढ़ना होता है कि कुछ भी करवाना है तो कितनी एनर्जी लगनी है, कहाँ से वो आएगी, कैसे आएगी, और किस तरह से हम यूज़ करेंगे, फिर किस तरह से वो बाकी बचेगी या नहीं बचेगी, क्या होगा। ये सब कुछ चूँकि हमारी कायनात के हर एक प्रोसेस में इन्वॉल्व होता है,
चाहे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल हो, चाहे वो मैक्रोस्कोपिक लेवल हो, चाहे वो सोलर सिस्टम या यूनिवर्स की बात हो, चाहे वो एटम्स और न्यूक्लियस की बात हो, हर जगह पर एनर्जी की और मैटर की इन्वॉल्वमेंट होती है। तो फिज़िक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर चीज़ को हम रूल्स बाय साइंटिफिक मेथड जब स्टडी करते हैं, हम इसे फिज़िक्स कहते हैं। हमें डेफिनेशन क्लियर होगी तो बेसिकली कौन सा क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया? हमारा क्वेश्चन क्लियर हो गया डिफाइन फिजिक्स, जो कि एक नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है। आपसे इसकी डेफिनेशन पेपर में पूछी जा सकती है, आपको उसका आंसर करना होगा। तो आपने सिंपल डेफिनेशन, कोई भी डेफिनेशन लिख सकते हैं। 2 डेफिनेशन मैंने आपके सामने डिस्कस की। नेक्स्ट हमारे पास जो कंसेप्ट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉडलिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। फिजिक्स में ये सारी चीज़ें जो हम पढ़ने वाले हैं ये किस तरह से पढ़ते हैं, अगर ये पॉइंट आपको समझ आ जाता है तो फिज़िक्स आपके लिए इंतहाई आसान होने वाली है। आपके लिए कोई किसी किस्म का अब इशू नहीं रहेगा कि हम फिज़िक्स में करते क्या है। फिज़िक्स में हम जो भी ऑब्जर्वेशन होती है, कोई हमारे पास नेचुरल प्रोसेस होता है, कोई भी नेचुरल हमारे पास प्रोसेस होगा, कुछ भी हुआ, मेरे सामने लेट्स से एक ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट किसी हाइट से नीचे गिरा ग्राउंड तक, और ये एक नेचुरल प्रोसेस मेरे सामने हो गया। अब इस नेचुरल प्रोसेस को अगर मैंने मॉडल कर लिया, अगर मैंने इस नेचुरल प्रोसेस के लिए कोई इक्वेशंस बना ली, तो फिर मेरे लिए काम इंतहाई आसान हो जाएगा। क्या आसानी होगी कि मैं इस तरह की तमाम सिचुएशंस को पहले से ही, वो फ्यूचर में भी होनी है, लेकिन मैं पहले से ही उन्हें प्रिडिक्ट करने के काबिल हो जाऊंगा। मुझे पहले ही पता होगा कि आगे क्या होने वाला है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। अगर हमें पहले ही पता हो कि आगे क्या होने वाला है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक गाड़ी के इंजन के अंदर फ्यूल डालते हैं, फ्यूल डाल के आपने इग्निशन उसका ऑन किया, तो आपको पता है अब क्या होने वाला है कि गाड़ी चलनी है। उसका एक पूरा मेथड है, पूरी मशीनरी इन्वॉल्व है, और वो मशीनरी जिन साइंटिस्ट ने उसके अंदर डिज़ाइन की है, वो इसी बेस पर डिज़ाइन की है कि वो फिज़िक्स के रूल्स के ऊपर एक नेचुरल प्रोसेस को मॉडल करने की एबिलिटी रखते थे। एज अ फिजिस्ट, अगर आप फिज़िक्स के स्टूडेंट हैं तो आप में भी ये एबिलिटी होनी चाहिए। कहीं भी किसी भी फार्मूले का रट्टा नहीं लगाना। हम कोई भी फार्मूला जब बनाते हैं तो हम इजीली रियल नेचुरल प्रोसेस से उसको मॉडल कर सकते हैं। मॉडल करने से मुराद क्या है? नेचुरल प्रोसेस को इक्वेशन की ज़ुबान में लिखना है। फॉर एग्जांपल, मेरे पास नेचुरल प्रोसेस को अगर इक्वेशन की ज़ुबान में मैंने लिखना है तो मुझे इसके लिए चाहिए होगी फिज़िकल क्वांटिटीज़। फिज़िकल क्वांटिटीज़ मुझे रिक्वायर्ड होंगी। फिज़िकल क्वांटिटीज़ क्या होंगी, क्या नहीं होंगी, ये हम आगे जाके देखेंगे कि ये हमारे पास क्या होती हैं। उन फिज़िकल क्वांटिटीज़ को हम क्या असाइन करते हैं? कोई सिंबल असाइन करते हैं। सिंबल असाइन किया, फॉर एग्जांपल F फोर्स का सिंबल है, M मैस का सिंबल है, हमारे पास L लेंथ का सिंबल है, एक्सेट्रा। हमारे पास बहुत सारे सिंबल हैं। जब हम ये चीज़ें सीख जाते हैं एज अ फिज़िक्स स्टूडेंट कि कौन सी क्वांटिटी को, वो कौन सी क्वांटिटी है, क्या क्वांटिटी, और किस सिंबल से हम शो करते हैं, उसका यूनिट क्या है, तो फिर थोड़ी सी मैथमेटिकल एबिलिटीज़ को इस्तेमाल करके हम इस सिचुएशन की एक मॉडल बनाते हैं, मैथमेटिकल मॉडल बनाते हैं। ये वाली सिचुएशन हम रिफ्लेक्ट कर सकते हैं 2as इक्वल्स VF स्क्वायर माइनस VI स्क्वायर इस इक्वेशन के थ्रू। ये इक्वेशन मुझे बता सकती है कि जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर होगा तो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कितनी होगी, ये कितनी वेलोसिटी से आकर, ये कितनी तेज़ी से आके नीचे गिरेगा। अगर मैं इस इक्वेशन को यूज़ करना जानता हूँ, इस इक्वेशन को मैं समझता हूँ कि ये किस तरह से यूज़ होगी, तो मैं आसानी से अपनी सिचुएशन प्रिडिक्ट कर सकता हूँ। मैं ये बता सकता हूँ कि अगर ये मार्कर मैं इस हाइट से नीचे छोड़ूंगा तो ज़मीन से टकराने से पहले ये कितनी रफ्तार से जा रही होगी। और ये बहुत बड़ी एबिलिटी है। हम सिर्फ यही नहीं बता सकते, हम टाइम भी बता सकते हैं। हम डिफरेंट सिचुएशंस में, कम्प्लेक्स सिचुएशंस में तमाम रिजल्ट्स निकाल सकते हैं।
और ये तमाम चीज़ें निकालने के लिए आज का लेक्चर काफ़ी नहीं है। आपको थ्रू आउट कोर्स के साथ जुड़े रहना है। आपको फिज़िक्स को इसी नज़रिए से पढ़ना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम नेचुरल प्रोसेस को पढ़ रहे हैं। नेचुरल प्रोसेस को हम मॉडल कर रहे हैं मैथमेटिकल लैंग्वेज में, हम उसे मॉडल कर रहे हैं मैथमेटिकल इक्वेशंस के अंदर। क्यों मॉडल कर रहे हैं? ताकि मैथमेटिकल इक्वेशंस यूज़ करके हम प्रिडिक्शंस कर सकें, फ्यूचर के रिजल्ट्स इवेलुएट कर सकें। हमें पता हो कि हमने ये डिज़ाइन बनाया है, इस डिज़ाइन के अंदर ये 4-5 किस्म की मोशन इन्वॉल्व हैं, और ये जब मोशन इकट्ठी होंगी तो हमारे पास फाइनली ये वाली मोशन हो जाएगी, या हमारा जो फाइनल सिचुएशन है वो इस तरह की हासिल होगी। एक इंजीनियर जो गाड़ी डेवलप करता है, गाड़ी का इंजन बनाता है, वो यही कुछ करता है। उसको कुछ रूल्स पता हैं, कुछ इक्वेशंस पता हैं, उसके पास कुछ मटेरियल्स हैं जिनसे वो उन इक्वेशंस का इस्तेमाल, इन इक्वेशंस के थ्रू वो डिज़ाइन करता है। वो पहले स्केच करता है, ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर उसके मुताबिक वो मटेरियल्स यूज़ करके डिज़ाइनिंग करता है, उस मटेरियल्स के पुर्जे बनाता है, उन पुर्जों को जोड़ता है, तो हमारे पास एक पूरा इंजन बन जाता है। देखिए, मॉडलिंग करने का हमें कितना फ़ायदा होता है कि हम जब मॉडल कर लेते हैं तो हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं तो हम सब कुछ कर सकते हैं। जितनी भी हमारी एडवांसमेंट्स आज की दौर में देखने को मिलती हैं, ये सब इसी मॉडलिंग का नतीजा है। हमारे आज के साइंटिस्ट भी मॉडलिंग करते हैं, हमारे पुराने साइंटिस्ट ने भी मॉडलिंग किया। ये इक्वेशन जो हमने सामने लिखी हुई है, ये न्यूटन ने मॉडल की, और इसलिए हम इसको न्यूटन की इक्वेशन कहते हैं। इसी तरह और बहुत सारी इक्वेशंस हैं हमारे पास, जो जिस शख्स ने मॉडल की, हमने उसी के नाम से उस इक्वेशन को याद रखा, ताकि क्रेडिट भी दें उस पर्सन को जिसने इस खेल के अंदर, इस फिज़िक्स के मैदान के अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन दी। अब हमें मॉडलिंग की समझ आ गई। इन फिज़िक्स मॉडलिंग ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड इज़ मेड विद थ्योरी। पहले हमें ऑब्जर्वेशन देखनी है कि ऑब्जेक्ट नीचे गिर रहा है, उसके बारे में एक थ्योरी कायम करनी है कि वो क्यों नीचे गिर रहा है। हमारे पास ये ऑब्जेक्ट गिर रहा है वेट की वजह से, और इसकी फ्री फॉल हो रही है। इन चीज़ों को हम साथ साथ देखते जाएंगे जब हम मज़ीद चीज़ों को क्लियर करेंगे, फिज़िकल क्वांटिटीज़ को क्लियर करेंगे, उनके सिंबल्स हमें पता होंगे, हमें नेचुरल जो वर्ड है उसके अंदर डिफरेंट होने वाले प्रोसेस का पता होगा, तो ये मॉडलिंग करना भी हमें खुद आ जाएगी। और आप देखेंगे यूलर्न के प्लेटफॉर्म से जब आप टॉपिक्स पढ़ रहे होंगे तो हम किसी भी टॉपिक के फार्मूले का रट्टा नहीं लगाएंगे, हम हर फार्मूला बना के देखेंगे कि वो रियल लाइफ सिचुएशन से बनता किस तरह से है। जब हमें थ्योरी मिल जाती है एंड इज़ यूजुअली एक्सप्रेस्ड क्वांटिटेटिवली विद मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन। क्वांटिटेटिवली का क्या मतलब होता है, ये भी आप अभी समझ लें, क्योंकि ये वर्ड हम अक्सर अपने कोर्स के अंदर यूज़ किया करेंगे। हमारे पास दो वर्ड होते हैं, एक क्वांटिटेटिव और दूसरा वर्ड हमारे पास होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास कितनी मौजूद है, और क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास कैसी मौजूद है, वो नौइयत में, क्वालिटी में कैसी है। ये क्वालिटेटिव एनालिसिस कहलाता है। और अगर हम देखें कि कोई चीज़ नंबर्स में कितनी है, यूनिट्स में कितनी है, वैल्यू में कितनी है, उसकी क्वांटिटी हम चेक कर रहे हों, उसको गिन रहे हों कि वो कितनी है, तो इसको हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस कहते हैं। ये जो क्वांटिटेटिव एनालिसिस है ये हमें इक्वेशन से मिलता है, इक्वेशन से हमें नंबर हासिल होते हैं। तो जब हम अपनी थ्योरी को एक्सप्रेस कर लेते हैं क्वांटिटेटिवली थ्रू मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन, इसे हम कहते हैं मॉडलिंग ऑफ नेचुरल वर्ल्ड। तो फिज़िक्स हमें अलाउ करती है कि हमने अपने नेचुरल वर्ल्ड को मॉडल कैसे करना है, हमने अपने इर्द गिर्द होने वाले हर प्रोसेस की इक्वेशंस कैसे बनानी है। जब हम वो इक्वेशंस बना लेते हैं, उन्हें फिर आपस में रिलेट करते हैं, रिलेट करके हमारे पास तमाम की तमाम चीज़ें डिस्कस हो रही होती हैं जो हम डिस्कस करना चाहते हैं। हम एनर्जी के चेंजेस देख पा रहे होते हैं, हमें पता चल रहा होता है कितनी मोशन होगी तो एनर्जी कितनी यूज़ होगी, कितनी ट्रांसफॉर्म होगी, कितनी ट्रांसफ़र होगी। ये सब क्वेश्चंस का आंसर हमें मिल जाता है जब हमें इक्वेशंस मिल जाती हैं। इस डिस्कशन से हमें जो क्वेश्चन क्लियर हुआ है वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, हाउ फिज़िक्स हेल्प्स अस इन आवर डेली लाइफ। तो आपको अब ये समझ आ गई होगी कि हमारी डेली लाइफ में फ़िज़िक्स का किरदार क्या है। मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए कई इलेक्ट्रॉनिक्स यूज़ हो रही हैं।
आप अपने घर से अपने स्कूल या अपने कहीं भी प्ले ग्राउंड जाते हैं, प्ले एरिया या जिम जाते हैं, उसके लिए मशीनरी यूज़ होती है। आपके पास मोबाइल है जो एक मशीनरी है। ये सब के सब कुछ ना कुछ प्रिंसिपल्स पर चल रहे होते हैं। वो प्रिंसिपल्स किसने बनाए हैं? वो साइंटिस्ट और इंजीनियर्स और फिजिस्ट ने बनाए हैं। वो कैसे बनाए हैं? वो मॉडलिंग करके बनाए हैं। उन्होंने किसी एक फिनोमेना को ऑब्जर्व किया, उससे इक्वेशन बनाई, फिर उससे एक्सपेरिमेंट करके चेक किया कि क्या ये इक्वेशन वैलिड भी है, क्या ये हर एक्सपेरिमेंट में, हर सिचुएशन में वैलिड होती है। तो इस तरह से फिज़िक्स हमारी डेली लाइफ में हेल्प करती है कि हम अपनी जो डेली लाइफ है उसको आसान कर लेते हैं बाय यूजिंग रूल्स ऑफ फिज़िक्स, इक्वेशंस ऑफ फिज़िक्स। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप ऑफ फिज़िक्स। क्या है कि कौन कौन से लाइफ के एरियाज़ हैं जिसमें फ़िज़िक्स की इन्वॉल्वमेंट है। तो मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया कि हमारे पास कोई ऐसा एरिया नहीं है पूरी यूनिवर्स का जहाँ फ़िज़िक्स इन्वॉल्व ना होती हो। क्यों ऐसा है? क्योंकि एनर्जी की स्टडी फ़िज़िक्स है, मैटर की स्टडी फ़िज़िक्स है, और पूरी की पूरी यूनिवर्स है ही एनर्जी और मैटर। तो फिर कौन सा ऐसा एरिया होगा जहाँ पर फिज़िक्स के रूल अप्लाई ना होते हो। आप कुछ भी करें, फॉर एग्जांपल आप ड्राइविंग कर रहे हैं, ड्राइविंग के दौरान आप गाड़ी चला रहे हैं, तो गाड़ी किस प्रिंसिपल पर चल रही है? वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर चल रही है। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, मोशन के रूल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, रोटेशनल मोशन उसमें इन्वॉल्व है। अगर आप वैसे वॉक कर रहे हैं तो वॉकिंग के अंदर मैं अपने मसल्स को मोड़ रहा हूँ, ये इसमें सारी मोशन इन्वॉल्व है। मोशन फिज़िक्स के अंदर स्टडी होती है। आप कुकिंग कर रहे हैं तो खाना को कुक करने के लिए कौन कौन सी आपको किस तरह से आप हीट एनर्जी प्रोवाइड करेंगे खाने को, वो प्रेशर कुकर के अंदर किस तरह से प्रेशर इंक्रीज़ होगा और कुकिंग का प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, ये सब कुछ फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर बना हुआ है। आप बिल्डिंग्स बनाते हैं, उसमें फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। कितनी ऊंची बिल्डिंग रखनी है, किस डिज़ाइन की रखनी है, कौन सा डिज़ाइन पॉसिबल है, कौन सा डिज़ाइन पॉसिबल नहीं है, कौन सी बिल्डिंग किस जगह पर पॉसिबल है बनानी, किस जगह पर पॉसिबल नहीं है, एक्सेट्रा। आप कम्युनिकेशन करते हैं तो इसमें भी फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स इस्तेमाल होते हैं। मैं अभी आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ तो मेरी आवाज़ इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स में कन्वर्ट की जा रही है। कैसे की जा रही है? फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर। फिर आपके स्पीकर, जो आपके मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप का स्पीकर है, वो मेरी आवाज़ के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल्स को दोबारा मैकेनिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट कर रहा है, जो आपके कानों तक पहुंच रहे हैं। कैसे? तमाम फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर। तो फिज़िक्स का स्कोप क्या है? हमारी हर चीज़, पूरी यूनिवर्स फिज़िक्स का स्कोप है। कोई भी इस यूनिवर्स का प्रोसेस ऐसा नहीं है जो आप कह सकते हो कि ये फिज़िक्स के प्रिंसिपल से हट के काम कर रहा है। तो इस डिस्कशन से हमने जो क्वेश्चन क्लियर किया वो ये है कि इन विच एरिया ऑफ लाइफ नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज यूज्ड। तो इट्स वेरी सिंपल, एवरी एरिया ऑफ लाइफ द नॉलेज ऑफ फिजिक्स इज बीइंग यूज्ड। उसकी कुछ आप एग्जांपल्स दे दें कि हम ड्राइविंग करते हैं, हम कुकिंग करते हैं, बिल्डिंग करते हैं, हम वॉकिंग करें, हम कम्युनिकेशन करें, हम कुछ भी करें, हमारे पास फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स हमेशा अप्लाई होते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं फंडामेंटल साइंस की, कि फ़िज़िक्स एक बुनियादी साइंस के तौर पर हमारे पास मौजूद होती है, फंडामेंटल रूल प्रोवाइड करती है। देखें, हमने ये बात अच्छी तरह समझ ली है कि फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स हैं जो कि बेसिक प्रिंसिपल हैं जिस पे पूरी कायनात ने एक्ट करना है। तो अगर केमिस्ट्री में हम एटम्स पढ़ रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, तो क्या वो कायनात का हिस्सा नहीं है? क्या वो यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल है। रिएक्शन किस रूल पर होगा? वो रूल प्रोवाइड करेगी फिज़िक्स। केमिकल बॉन्डिंग किस रूल पर होगी? वो रूल प्रोवाइड करेगी फिज़िक्स। बायोलॉजी के अंदर हमारी, इसमें मैं एक बायोलॉजिकल बीइंग हूँ, हमारी बॉडी में जो मोशन हो रही है, ये मोशन के रूल कौन प्रोवाइड कर रही है? फिज़िक्स। तो फिज़िक्स वो साइंस है जो फंडामेंटल्स प्रोवाइड करती है, बेसिक लॉज प्रोवाइड करती है, जिसकी बेस पे हमारे दूसरे सब्जेक्ट्स जो हैं वो उसके ऊपर खड़े होते हैं। अगर फिज़िक्स का कोई रूल चेंज हो तो सारी की सारी साइंस वो चेंज हो सकती है। इसलिए फ़िज़िक्स इंतहाई इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होने के साथ साथ इंतहाई क्रिटिकल सब्जेक्ट भी है, कि अगर इसमें आपने कोई लॉ बनाया हुआ है तो वो लॉ होना भी चाहिए, एक्सपेरिमेंटली आपने उसको बहुत अच्छी तरह प्रूव कर लिया हो कि हाँ जी वाकई ये रूल इसी तरह काम करता है। तो फिजिक्स इज आल्सो कॉल्ड द फंडामेंटल साइंस बिकॉज द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ ऑल ब्रांचेज ऑफ नेचुरल साइंस लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी एक्सेट्रा कंस्ट्रेन्ड बाय द लॉज ऑफ फिजिक्स। हमारे पास फिजिक्स के ही लॉज हैं
जो इन दूसरी ब्रांचेस को, केमिस्ट्री को बुनियाद फ्राहम करते हैं, एस्ट्रोनॉमी को बुनियाद फ्राहम करते हैं, बायोलॉजी को बुनियाद फ्राहम करते हैं। इस तरह और भी कई हमारे पास ब्रांचेस हैं जो इसी फिज़िक्स के रूल्स के ऊपर चलती हैं। तो इस डिस्कशन से हमारे पास कौन सा क्वेश्चन क्लियर हुआ? डिफाइन फंडामेंटल साइंस, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन के फंडामेंटल साइंस के तौर पर अगर हमने फिज़िक्स को डिफ़ाइन करना हो तो किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं। फंडामेंटल साइंस वो साइंस है जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट हमारे पास है कि फ़िज़िक्स का अदर साइंसेस के साथ क्या ताल्लुक है। अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें तो जितनी भी हमारे पास नेचुरल साइंसेस की ब्रांचेज हैं, नेचुरल साइंसेस वो साइंसेस जो नेचर को पढ़ती हैं, उसके एक एस्पेक्ट को पढ़ती हैं। फिज़िक्स फंडामेंटल स्टडी है नेचुरल साइंस की, उसके ऊपर फिर कुछ एस्पेक्ट अलहदा हो जाते हैं। माइक्रोस्कोपिक लेवल अलहदा हो गया, मैक्रोस्कोपिक लेवल अलहदा हो गया, हमारी वर्ल्ड अलहदा होगी, डिफरेंट हमने फील्ड्स बना रखी हैं ताकि हम अपने नॉलेज को आसानी से गेन कर सकें। तो जितनी भी नेचुरल साइंसेज की ब्रांचेस हैं लाइक केमिस्ट्री, एस्ट्रोनॉमी, जियोलॉजी एंड बायोलॉजी, इनके लॉज जो हैं वो फिज़िक्स प्रोवाइड करती हैं। और हम ये कह सकते हैं ऑल अदर नेचुरल साइंसेज स्टेम फ्रॉम फिज़िक्स, वो फिज़िक्स की ब्रांचेज हैं। जितनी भी नेचुरल साइंसेज हैं, वो केमिस्ट्री है यानी कि एटम मॉलिक्यूल्स की साइंस है, वो जियोलॉजी है यानी कि सितारों सैयारों की साइंस है। इन सब के जो कि बेसिक फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फिज़िक्स प्रोवाइड करती है। तो ये सारी की सारी स्टेम्स हैं फिज़िक्स की, ये उसकी शाखें हम समझ सकते हैं। अगर आप केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री बेसिकली अप्लाइड फिज़िक्स है कि हम फिज़िक्स के रूल्स को सब एटॉमिक लेवल पर अप्लाई कर रहे होते हैं। अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी बेसिकली अप्लाइड केमिस्ट्री है। तो चूँकि हर साइंस का फिज़िक्स के साथ ताल्लुक़ है तो फिज़िक्स हमारे पास फंडामेंटल नॉलेज है। तो अगर आपको मैट्रिक लेवल पर यह लगता था कि फ़िज़िक्स एक मुश्किल सब्जेक्ट है और आप आगे फर्दर साइंस में प्रोसीड करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको फिर अपनी थॉट्स बदलने की ज़रूरत है कि आपको अब चाहिए कि फ़िज़िक्स को ध्यान से पढ़ना है, फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल्स को अच्छी तरह क्लियर करना है ताकि आपके लिए बाकी के तमाम सब्जेक्ट्स भी आसान हो जाए। हमारे पास जो क्वेश्चन क्लियर हुआ इस डिस्कशन से वो ये है कि हाउ कैन यू रिलेट फिज़िक्स टू अदर साइंसेस। हम दूसरी साइंसेस के साथ फ़िज़िक्स का क्या रिलेशन देखते हैं? तो हम ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स हर साइंस की फंडामेंटल्स प्रोवाइड करती हैं। हर नेचुरल साइंस बेसिकली फ़िज़िक्स की ही एक शाख होती। इसके बाद हमारे पास फ़िज़िक्स और टेक्नोलॉजी को अगर हम देखें तो जितनी भी टेक्नोलॉजी आज के दौर में हम यूज़ करते हैं सब की सब फिज़िस्ट के बनाए हुए प्रिंसिपल्स का ही इस्तेमाल करके, फिज़िस्ट के थ्योरीज़ को इस्तेमाल करके हमने बना रखी। जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं सब के सब फिज़िक्स के प्रिंसिपल पर चलती हैं। फॉर टेक्नोलॉजीज़ टू डेवलप फिज़िक्स इज़ असेंशियल, इसके बगैर गुजारा ही नहीं है। आप कुछ बना ही नहीं सकते अगर आप फिज़िक्स नहीं समझते, तो आप कुछ भी डेवलप नहीं कर सकते आज की टेक्नोलॉजी के अंदर। फ़िज़िक्स क्या करती है? ये फंडामेंटल्स प्रोवाइड करती है, ये आपको वो रूल्स प्रोवाइड करती है जिसकी बेस पर आपने डिज़ाइनिंग करनी है। अगर आप कोई रोबोट बना रहे हैं तो वो फिज़िक्स की प्रिंसिपल्स पर डिज़ाइन होगा। अगर आप कोई मशीन बना रहे हैं तो वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर डिज़ाइन होगी। अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं तो वो फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर डिज़ाइन होगी। तो फिज़िक्स टेक्नोलॉजी के अंदर हमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि टेक्नोलॉजी डिपेंड ही फिज़िक्स के ऊपर करती है। तो हमारा जो क्वेश्चन क्लियर हुआ, राइट द इम्पोर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के अंदर इम्पोर्टेंस क्या है फिज़िक्स की, ये क्वेश्चन हमने इस डिस्कशन से क्लियर करना है। डेली लाइफ की बात करें तो डेली लाइफ में एक आम आदमी और एक फिज़िस्ट किस तरह से फिज़िस्ट अपनी लाइफ को आसान बनाता है, इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं। फॉर एग्जांपल, आप एक प्लेग्राउंड में खेल रहे हैं और आपके पास एक फुटबॉल है जिसे आपने किक करनी है और किक करके आपने इसको पहुंचाना है आगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक गोल है। तो इसमें जो किक करने के लिए एक आम प्लेयर तो यही सोचता है कि मुझे ज़ोरदार किक करनी, लेकिन एक फिज़िस्ट ये सोचता है कि अगर मुझे इस फुटबॉल को यहाँ से किक करके इस गोल के अंदर फेंकना है तो इसके लिए एक स्पेशल इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू होनी चाहिए। वो इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू मैं अगर ये जानता हूँ कि मैं कितनी दूर हूँ अपने गोल से, तो वो वैल्यू मैं इजीली फाइंड कर सकता हूँ एक फार्मूले के थ्रू, जो कि हमारे पास R = VI² sin 2θ/g होता है।
ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको हम डेफिनेटली आगे जाके कोर्स में ज़रूर समझेंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि डेली लाइफ में फ़िज़िक्स कितनी इन्वॉल्व होती है। एक छोटी सी एग्जांपल में, एक खेलते हुए बच्चे के लिए भी फिज़िक्स इम्पोर्टेंट है कि अगर वो ये जानता है कि वो कितनी दूर है अपने टारगेट से, और उसको पता है कि वो कितने एंगल पर वो उसको हिट करनी चाहिए, और इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू एग्जैक्ट हम फाइंड कर सकते हैं कि इतनी मिनिमम वेलोसिटी होगी तो वो गोल कर सकेगा, अदरवाइज़ नहीं। हम एंगल की वैल्यू एग्जैक्ट फाइंड कर सकते हैं कि इतने एंगल पर वो हिट करेगा तो वो गोल डेफिनेटली करेगा। कोई इसमें तुक्का नहीं होगा, कोई इसमें गैस नहीं होगा, डेफिनेट वैल्यूज़ होंगी। तो ये हमारे पास फिज़िक्स डेली लाइफ में और भी बहुत सारी सिचुएशन, ये नीचे गिरने वाले ऑब्जेक्ट की सिचुएशन इस इक्वेशन से हम फाइंड कर सकते हैं। हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं, हम टाइम निकाल सकते हैं इस मोशन का कि इसको कितना टाइम लगा, उसके लिए हम इक्वेशन यूज़ करते हैं S = हाफ GT²। तो डिफरेंट इक्वेशंस हमारी डेली लाइफ की डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर अप्लाई होती हैं, जिनको अप्लाई करके हम सिर्फ तुक्के वाली ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे, हम सिर्फ गैस पर डिपेंडेंट नहीं होंगे, हमें डेफिनेट वैल्यूज़, डेफिनेट आंसर्स पता होंगे, हमें प्रिडिक्शंस होंगी कि हमारी नेक्स्ट सिचुएशन क्या होने वाली है, हम किस तरफ जाने वाले हैं। तो इससे हमने क्लियर किया अपना जो क्वेश्चन है, कैन यू रियलाइज़ हाउ एवरीथिंग वी डू इन्वॉल्व फिज़िक्स? यस वी कैन रियलाइज़, क्योंकि हर चीज़ में मोशन इन्वॉल्व है, हर मोशन मॉडल हो सकती है फिज़िक्स के प्रिंसिपल्स पर, फिज़िकल क्वांटिटीज़ पर। तो हमारी हर चीज़ जो है उसमें फ़िज़िक्स किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व होती है। तो ये था हमारा बच्चों आज का पहला लेक्चर। उम्मीद है आपको इस लेक्चर की बड़ी अच्छी समझ आई होगी। ये जो तमाम क्वेश्चन मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, इनको नोट भी कीजिएगा, इनको तैयार भी कीजिएगा, अपनी टेक्स्ट बुक से एक बार रीड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि रीड करने से आपका लेक्चर मज़ीद बेहतर आपको तैयार हो जाएगा और आपको रिवीजन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मुझे इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह हम अगली क्लास में मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।